नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। 2 महीना हम लोग पूरा ग्राउंड पर रहे और ग्राउंड पर रह के मैंने देखा कि लोगों के बीच में क्या माहौल है, लोग चुनाव को लेके क्या सोच रहे हैं। खासकर मैं 2 प्रदेशों में गई, यूपी और बिहार, और इस चुनाव के अंदर 3 क्षेत्रों की जो बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। एक हो रही है साउथ की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है, और दूसरा बताया जा रहा है कि इस बार कुछ करिश्मा बिहार से होने जा रहा है, क्योंकि जो बीच में गठबंधन हुआ, नीतीश जी का इधर आना उधर जाना, तेजस्वी का एकदम अपना देखे तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी तेज़ी से इजाफा होना, तो इन सब चीज़ों पर बोला जा रहा है कि इस बार साउथ से हमें चौंकाने वाले रिजल्ट मिलेंगे, बिहार से कुछ अलग हो सकता है, और उत्तर प्रदेश में चूँकि पिछली बार बसपा और सपा इकट्ठे मिलकर लड़े थे, दोनों गठबंधन के साथ थे, इस बार गठबंधन में नहीं है वो लोग, तो इस बार कुछ कम सीटें उत्तर प्रदेश से होने वाली हैं। तो ये सब मुद्दे तो चल ही रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि सब टीवी चैनल्स ने एग्जिट पोल भी अपना निकाला। एग्जिट पोल पर अलग अलग नेताओं के अलग अलग प्रतिक्रिया भी आया। अगर मैं आपको 2 नेताओं की अगर मैं आपको बात बताऊं, जो सोशली एक्टिव रहते होंगे उनको तो मालूम चल गया होगा, जो नहीं रहते हैं मैं उनके लिए ये बात बता रही हूँ। अखिलेश जी ने बताया कि ये एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं, डीएम है। प्रशासन याद रखे, जनशक्ति से बड़ा बल और किसी में नहीं होता। तो मैं, और राहुल गांधी जी ने तो कहा कि ये जो एग्जिट पोल है वो मोदी मीडिया पोल है, और इस एग्जिट पोल को मैं नहीं मानता। फिर रिपोर्टर ने पूछा, जी आप बता दीजिए कितना है, तो उन्होंने कहा कि सिद्धू मूसेवाले का वो गाना सुना है आपने 295 वाला, वही एग्जिट पोल का रिजल्ट है, और उतनी ही सीटें आने वाली हैं। तो इतना बड़ा मैंने इंट्रो बोला है। आज के मेहमान को भी मैं इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। तो शांतनु गुप्ता जी हैं, ऑथर हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, सही सटीक बातें बोलने के लिए जाने जाते हैं, और उत्तर प्रदेश में जो भी बातें होती हैं, डेवलपमेंट की बात हो या फिर अब कहीं कहीं बुराइयों की भी बात हो, तो शांतनु गुप्ता जी मुखर तरीके से बोलते हुए हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टीवी पैनल्स पर हमें बोलते हुए नजर आते हैं। शांतनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजधर्म पर। आप भी काफ़ी घूम के आए हैं। हाँ। मैं भी इस बीच अपनी किताब के लिए उत्तर से दक्षिण बहुत घूमा। कौन सी किताब लिखी आपने? मेरी किताब का नाम है 101 Reasons Why I'll Vote for Modi। 101 कारण मैं मोदी को वोट क्यों करूंगी। तो मैंने उनके 10 साल के काम को एक कॉमिक के फॉर्म में डॉक्यूमेंट करा, तो उसको लेके मैं कई जगह गया। अच्छा। तो मुझे भी पल्स पता लगी लोगों की, जिसे मैं टीवी पे लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। तो पहले तो बताइए कि आप लोगों का, हम बात करेंगे एग्जिट पोल्स के ऊपर भी बात करेंगे, नेताओं के ऊपर भी बात करेंगे। आप अलग अलग जगह गए, क्या फील किया आपने इस पूरे चुनाव के दौरान? 2014 में जैसे भाजपा को ट्रेडिशनली काउ बेल्ट पार्टी कहा जाता था, बनिया ब्राह्मणों की पार्टी कहा जाता था, उत्तर भारत की पार्टी कहा जाता था। 2014 में उस बाउंड्री से, उस आंकड़े से बाहर आई, और उसने नॉर्थ ईस्ट में सीटें जीती, उसने कर्नाटका जीतना शुरू कर दिया, तो वो कई प्रदेश की राजनीति पार्टी बन गई। 2019 आते आते उसने उड़ीसा और बंगाल में अच्छा किया, मतलब वो ईस्ट की पार्टी बन गई, और नॉर्थ ईस्ट में और अच्छा कब्जा कर लिया। वहां उनके पास हेमंत बिस्वा जैसा एक नेता भी सशक्त हो गया, तो ये पार्टी बन गई। कर्नाटका यहाँ पे फलित होता ही रहा है ना, कभी थोड़ा नीचे गया ऊपर गया, लेकिन वोट शेयर बना रहा जी। इस बार पूरे भारत की संपूर्ण पार्टी फिर से वो और अच्छे से कैसे बनेगी, क्योंकि नॉर्थ की अपनी सीट वो होल्ड कर रही है जी, वो अपनी ईस्ट में गेन कर रही है, वो बंगाल और उड़ीसा में गेन्स कर रही है, और वो साउथ में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। मार्क माय वर्ड्स। अच्छा। सीटें अगर आप काउंट कर लीजिए 5 प्रदेशों में, तो वो सबसे बड़ी पार्टी होगी लोकसभा में साउथ में, जो सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन आप कर्नाटका की, तमिलनाडु की, तेलंगाना की, आंध्र प्रदेश की और कर्नाटका की, जब सारी, केरला की सारी सीटें काउंट करेंगी और हर पार्टी को देखेंगी, तो सबसे बड़ी पार्टी साउथ से बीजेपी निकलेगी। कारण क्या मानते हैं इसका? देख, कारण क्योंकि काम है बहुत सतत, संघ परिवार का काम है, वहाँ पे नरेंद्र मोदी का इतना फोकस। आप देखिए, नरेंद्र मोदी आपको सबसे ज्यादा कहाँ दिखेंगे, मैं केवल चुनाव में नहीं कह रहा हूँ, वो जी जिनपिंग जो चाइना के प्रीमियर आते हैं उनको कहाँ लेके जाते हैं? तमिलनाडु के मंदिरों में लेके जाते हैं जी। तो G20 की बड़ी बड़ी मीटिंगें कहाँ करते हैं? तमिलनाडु में करते हैं। जयशंकर जो आजकल रॉक स्टार हैं, निर्मला सीतारामन, वो कहाँ से आती हैं? तमिलनाडु से आती हैं। आपने सबसे ज्यादा जो युवा नेता है कौन टीवी में देखते हैं नरेंद्र मोदी के साथ? के.एन. नवलाई। तो इतना फोकस किया है साउथ पे, तो जब इतना बड़ा नेता अपनी पूरी ब्रांड इक्विटी लेके जाता है, तो ऐसे ही नहीं जाता। कई बार हो सकता है कि फर्स्ट पास द पोल सिस्टम में आपको सीटों में ना कन्वर्ट हो भी सकता है, क्योंकि सीट में कन्वर्ट होना, जब 4 पार्टियां लड़ रही होती हैं तो मुश्किल होता है, लेकिन वोट शेयर बढ़ता है तो वो आपके जमा खाता आ जाता है, फिर अगली बार उसके आगे से शुरू करते हैं आप। तो ये भाजपा की है, जहां पे उसको लगता है सीट नहीं भी मिल रही है, मेहनत कम नहीं करते हैं वो। तो ये जो मेहनत है और जो काम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स पहुंच रही हैं, और आपके पास एक फेस है जो स्कीम्स को एक तरह से उसका चेहरा भी बन रहा है, जो अन्नामलाई है वहां पे, जो कहीं पे तेजस्वी सूर्या है, जो कहीं पे गोपी सुरेश है, कहीं पे अनिल एंटनी है। कर्नाटका में तो पहले ही उनका बड़ा संगठन है। तो साउथ पे जो मेहनत हुई है, और आंध्रा में उनका टाइप बहुत अच्छा हुआ है,
अच्छा। चाहे वो टीडीपी हो, चाहे वो पवन कल्याण की पार्टी हो, बल्कि वहाँ का तो विधानसभा का चुनाव भी है। तो वहाँ देखना है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और आकलन ऐसा है कि चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसलिए जो बड़ी जो लाइन है कि आपको बंगाल से गेन हो रहे हैं, आपको उड़ीसा से गेन हो रहे हैं ईस्ट में, और आपको साउथ से मेजर गेन्स हो रहे हैं। ये मेरे ख्याल से मुझे पहला ट्रेंड दिखाई दिया। बंगाल का क्या है, बंगाल में गेन होने का कारण क्या है? तो बंगाल में गेन होने का कारण है एक तो ममता बनर्जी की अपनी एंटी इनकम्बेंसी, और ममता बनर्जी के जो हाई हैंडेडनेस है। देखिए पहले हाई हैंडेडनेस मतलब कि मैं सीबीआई को ऑपरेट नहीं करने दूंगी, मैं ईडी को ऑपरेट नहीं करने दूंगी, संदेश खाली पे किसी को बोलने नहीं दूंगी, और जो शाहजहां जो थे संदेश खाली के, उनको अरेस्ट करने में कितना समय लगा। तो ये जनता देख रही है। और भाजपा जिस तरह से टिकट दे रही है, जो उसकी पीड़िता है रेखा पात्रा, वो वहां से चुनाव लड़ रही है संदेश खाली से, और शुभेंदु अधिकारी हो, उनको बिल्कुल भाजपा ने फ्री रन दिया है ना, उनको पूरा सपोर्ट करा, पूरा बैकअप करा। वो बिल्कुल सड़कों पे, अगर आपको अपोजिशन सीखना हो कि अपोजिशन की सरकार कैसे चलाए, जब अपोजिशन की सरकार मतलब जब आप अपोजिशन में हैं तो कैसे रहे, शुभेंदु अधिकारी उसका एक प्रतीक है। ये ऐसा प्रतीक थे देवेंद्र फडणवीस जब तक उद्धव की सरकार थी। ये सब अखिलेश को जीतना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, कुछ अगर योगी जी से कुछ गलती हुई तो ट्वीट कर दिया, एक बहुत बड़ा हुआ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, आधे समय तो लंदन में बैठे रहते हैं। इनकी सरकार नहीं है तो ये कुछ नहीं करते हैं। और उधर शुभेंदु अधिकारी इधर डंडा खा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, गैस खा रहे हैं, पानी खा रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, निकल रहे हैं, मतलब खाट खड़ी कर रखी है। तो आपको अगर सरकार ने कुछ गलती करी तो जनता के पास लेके जाना पड़ेगा। तो नेताजी हैं तो नेताजी वाले काम करने पड़ेंगे। अब एसी में तो नेताजी नहीं बन पाएंगे आप। तो इसलिए बंगाल में सीट बढ़ रही है। बल्कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मोटा मोटा कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। मतलब पिछली बार 18-22 थी, 18 भाजपा के पास थी और 22 टीएमसी के पास थी। इस बार बड़ी पार्टी भाजपा होगी, 22-18 हो सकता है, 25 भी भाजपा 25 तक भी पहुंच सकती है। इसके बाद अब होगा विधानसभा इलेक्शन। विधानसभा भी समय है, हाँ समय है, मतलब इसके बाद होगा, इसके बाद होगा, हाँ बिल्कुल। तब वहां पे आनंद आएगा, क्योंकि एक बार जैसे मैंने कहा वोट शेयर ले लेते हैं आप, कुछ लोगों में अपना विश्वास बना लेते हैं, तो फिर वो इतनी जल्दी वापस नहीं जाता है। और यहाँ पे ना उल्टा है, भाजपा जैसे मैंने कहा कि उत्तर भारत की पार्टी मानी जाती थी, बनिया ब्राह्मण की पार्टी मानी जाती थी, शहरों की पार्टी भी मानी जाती थी। उन्होंने बंगाल में उल्टा करा, रूरल में पहले करा, और शहरों में जिसको ना बंगाल में टर्म है भद्र लोग, मतलब इंटेलेक्चुअल लोग, वो नहीं समझते थे, नहीं भाजपा बड़ी कम्युनल पार्टी है, वो नहीं एक्वायर हो पा रहे थे भाजपा में। इस बार भद्र लोग भी भाजपा को वोट करा। तो आपको शहरी बंगाल की सीटें भी, वेस्ट बंगाल की सीटें भी भाजपा की झोली में आती हुई दिखेंगी इस बार, जो भाजपा का उल्टा प्रयास है कि पहले उन्होंने ग्राउंड अप करा और अब शहरों में आके जो इंटेलेक्चुअल क्लास है उससे भी तारतम्य में बिठाया, बहुत कार्यक्रम करे, लोगों से मिले, व्यापक संपर्क प्रोग्राम करे, संघ ने भी योगदान दिया। तो इस बार वो भद्र लोग जिसको कहा जाता है, इंटेलेक्चुअल क्लास जिसको कहा जाता है, वो भी भाजपा की झोली में आ सकती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि साउथ में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बीजेपी बन के उभरेगी और बंगाल में सीटें गेन होंगी। और अब मुझे एक बात बताइए बिहार के ऊपर, कि बिहार में क्या कुछ, क्योंकि हमने एग्जिट पोल देख लिया, हम एग्जिट पोल पे यहाँ पर बात नहीं कर रहे, मोटा मोटी हम किसी भी स्टेट की पॉलिटिक्स पर बात करें। देखिए अर्चना, पिछले साल, एक साल पहले तक भाजपा की जो कमजोरी थी वो 3 स्टेट थे, कि उसको पिछली संख्या 400 पार तो दूर की बात है, पिछली संख्या मतलब 303 आने में क्या दिक्कत हो सकती है। वो था बिहार, वो था महाराष्ट्र, वो था कर्नाटक। क्यों थे 3? क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार छोड़ के चले गए थे, सरकार बना ली थी तेजस्वी के साथ। महाराष्ट्र में जो शरद पवार तो एक घटक है जो एक तरह से उद्धव ने जो धोखा दिया और अपने आप सरकार बना ली, और उनके पास उनका जो मेन अलाई था उद्धव ठाकरे, शिवसेना, वो नहीं रहा उनके साथ, तो वो अकेले पड़ गए वहां पे। कर्नाटका में अपना चुनाव हार गए थे और बुरा हारे थे चुनाव। तो ये जब 3 देखे, और ये इनके 3 काफी गेन दिया था उन्होंने 2019 में, बड़ी सीटें आई थी तीनों राज्यों में। तो अगर ये इनसे तीनों से 20-20 सीट कम हो जाती है तो आपको 50-60 सीट का नुकसान हो रहा था। तो भाजपा एकदम से 303 से 250 पे दिखाई दे रही थी, लेकिन उन्होंने तीनों को रिकवर कर लिया। कैसे? नीतीश कुमार को वापस बुला लिया। वो हो सकता है कि नीतीश कुमार के आयाराम गयाराम से थोड़ी दिक्कत हो, क्योंकि आदमी की ब्रांड इक्विटी कम होती है। ब्रांड इक्विटी कम होती है, क्यों भाई आप इधर हैं कि उधर हैं, आदमी कुछ आपके साथ अभी सोच रहा है, अभी आपके साथ सोच रहा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। लेकिन क्योंकि भाजपा का कैंपेन है, और भाजपा के साथ अच्छा है कि अपने सहयोगी के लिए भी कैंपेन बिल्कुल अच्छे से करती है। भाजपा अपना वोट ट्रांसफर करवा लेती है, क्योंकि भाजपा पार्टी भी डिसिप्लिन है, उसका वोटर भी डिसिप्लिन है। उसका वोटर ऐसा नहीं कि मैं इसको वोट नहीं करूंगा, उसको वोट नहीं करूंगा, वो डिसिप्लिन है, वो मनोहार भी कर लेती है, जो नाराज है उसको मना भी लेती है। तो इसलिए भाजपा अपना वोट मोटा वोट ट्रांसफर करवा देगी। दूसरा आता है महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र में 2 फाड़ हो गए, एनसीपी के 2 फाड़ हो गए, शिवसेना के 2 फाड़ हो गए, और जिन फाड़ों के साथ, मतलब जिन धड़ों के साथ ओरिजिनल सिंबल है एनसीपी का भी और शिवसेना की, वो भाजपा के साथ। सिंबल की बड़ी एडवांटेज होती है रूरल में। कई लोग वो सिंबल को ही वोट देते हैं, क्योंकि वहां पे तो नरेंद्र मोदी की फोटो नहीं होती है, वहां पे नाम लिखा होता है, कई लोग पढ़ भी नहीं पाते नाम, और वहां नाम भी नरेंद्र मोदी का नहीं लिखा होता है, वहां तो कैंडिडेट का नाम लिखा होता है।
तो वहाँ पे सिंबल बढ़ा, क्योंकि सिंबल वो देख रहा है बहुत समय से देख रहा है। जिनको नए सिंबल एलोकेट हुए हैं वो सिंबल दिमाग में बसते बसते समय लगेगा, तो सिंबल का भी फायदा होगा और भाजपा का जो पूरा प्रचार तंत्र है, वोटर को बूथ तक लाने का तंत्र है, उसका भी लाभ मिलेगा। तो ऐसे साथ दिया उन्होंने महाराष्ट्र। कर्नाटका ऐसे साधा, कर्नाटका दो फायदा, कांग्रेस ने भी सदवा दिया कि कांग्रेस ने सरकार बहुत बुरी चलाई। हाँ, पानी की क्राइसिस हो गए, इतने बुरे, मतलब जो क्राइसिस हो सकते हैं। बैंगलोर जैसी अर्बन सतह जो भारत का एक तरह का ब्रांड है, ब्रांड भारत है, बड़ी बड़ी कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट से लेकर गूगल के ऑफिस है, वहां पे आप पानी की किल्लत, ट्रैफिक की किल्लत जो हो सकता है, बिल्कुल ब्लैटेंट मुस्लिम अपीसमेंट, ऑन द फेस मुस्लिम अपीसमेंट, छुप छुप के तो कांग्रेस हर समय से करती थी, लेकिन बिल्कुल ऑन द फेस मुस्लिम अपीसमेंट। तो उससे उन्होंने काउंटर हिंदू कंसोलिडेशन भी करा और जो सिविक इश्यूज हैं उस पर भी बर्बाद थे, तो उसने फायदा दिया। और भाजपा ने अपना घर ठीक कर लिया। येदियुरप्पा के जाने के बाद उनके पुत्र को प्रदेश अध्यक्ष बनाना, शट्टार जी वापस आ जाना, तो वहाँ का जो अपना घर था वो उन्होंने ऑर्डर में कर लिया, जो पिछले चुनाव में थोड़ा खटपट था, तो इसलिए वो कर्नाटक में वापस आ रहे हैं। बिहार की जहाँ तक बात है, बिहार में समीकरण अच्छे हैं, क्योंकि खुशवा उनके साथ हैं, मांझी उनके साथ हैं, चिराग चुनाव बहुत अच्छा लड़ रहा है। हाँ। देखिए भीड़, हम कई बार चिराग की बात नहीं करते हैं। आप अगर चिराग की रैलियों की भीड़ देखें, जो उसके बाद में कहा 5 सीटें हैं, उसमें भी बम्पर भीड़ आती है, बम्पर भीड़ आती है। तेजस्वी की बात बहुत होती है उसकी भीड़ की, लेकिन इसकी बात में देखो थोड़ी मिस हो जाती है उतनी जितनी हम तेजस्वी की बात करते हैं, क्योंकि शायद तेजस्वी की रैली ज़्यादा है, उसकी सीटें ज़्यादा हैं, लेकिन चिराग भी एक बड़ा चेहरा। बल्कि जब हम 3-4 चेहरे बात करते हैं तो उसमें तेजस्वी, उधर से सम्राट जी, इधर से चिराग और थोड़ा बहुत लोग प्रशांत किशोर, ये 4 जो यंग युवा हैं उनकी बात होती है। तो मेरे ख्याल से फिर भी मुझे लगता है इसके बाद भी 3-4 सीटों का नुकसान हो सकता है भाजपा को, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है कि 10 सीट। पिछली बार मेरे ख्याल से 39 आई थी 40 में से, 39 एक सीट किशनगंज वाली कांग्रेस को मिली थी, आरजेडी का तो सुनना था, 0 था। तो इस बार मिलके जिसको भी मिलेगी वो 2 या 3 सीट की दिक्कत हो सकती है। मतलब लोग जो है, क्योंकि मैं बिहार में मैं रही हूँ इस बार इस चुनाव में, तो क्या ऐसा मान सकते हैं कि तेजस्वी का जितना भी ग्राउंड प्रचार हो गया, या फिर आप जितनी भी उनके भाषण, हमने देखा कि अभी हम लोग ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो आपने कहा कि तेजस्वी के अंदर भाषण देने की क्षमता है, वो जिस तरीके से वो बातों को संभाल लेते हैं, तो वो एक तेजस्वी जी के अंदर जितने भी नेता पुत्र है ना, जितने भी नेता पुत्र हैं, है ना, मेरे वैसे नेता पुत्रों में ज्यादा सिंपैथी नहीं है, लेकिन जितने भी नेता पुत्र हैं, चाहे वो उधर तो उमर अब्दुल्ला हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, स्टालिन के पुत्र जो भी उदयनिधि हो, उनमें से तेजस्वी थोड़ा ठीक है, अंधों में काड़ा राजा इसके। तो वो अपनी लेगेसी मेहनत वो भी कम करते हैं, वो भी चुनावी मेहनत है केवल। ये लोग चुनाव के बाद, चुनाव के बीच गायब हो जाते हैं, दिल्ली में सबके फार्म हाउस है, वहाँ पे जो भी करते हैं। समझ गए होंगे दर्शक, समझदार हैं दर्शक समझदार है। तो ये अपोजिशन, जैसे मैंने बताया ना कि इस समय शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से लगे हुए हैं, जिस समय देवेंद्र फडणवीस लगे रहते थे महाराष्ट्र में, वैसे नहीं दिखते, लेकिन चुनाव अच्छा लड़ते हैं, अच्छी सीटें बांटते हैं, समन्वय करते हैं, भागते हैं, मतलब। लेकिन फिट नहीं है तो कमर भी तोड़ ली। अगर फिट होते, थोड़ा खान पान ठीक रखते, तो भागा भागी करते। देखिए आलस क्यों कहता हूँ इनको, भाई आपको विरासत बिल्कुल हाथ में मिली है, उसको पाल तो लो भाई, उसको पोस तो लो अच्छे से, मेहनत तो कर लो, सड़कों पे दिखो रोज, तो ला तो रहे इस बार 3-4 सीट, थोड़ी आप 3-4 सीट 40 में से ना, थोड़ी फिटनेस ठीक करो, खाओ पियो ठीक से। देखिए आपके पिताजी सीएम रहते हैं, आपकी माताजी सीएम रहती हैं, आप केवल 9वीं पढ़ते हैं, आप इसका लॉजिक समझिए ना। मतलब आप 11वीं 12वीं कॉलेज जाने का आपको, मेरे बाप तो सीएम है, मैं क्यों पढ़ूँ भाई, पढ़ना तो किसी और के लिए, मैं क्यों पढ़ूँ। ये जो राजा टाइप टेंडेंसी होती है ना, इससे अगर बाहर निकले, फिर भी उनके भाषण, उनकी लोगों से कनेक्ट करने की शैली, उनमें लालू की छवि देखना लोगों में लगता है, उनके भाषण कोहेरेंट होते हैं। हाँ। जैसे राहुल गांधी की बात को समझना बड़ा मुश्किल है, वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो मजाक कर रहे हैं कि वो बड़ी फिलोसॉफिकल बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव की भी कई बार बड़ी अटपटी बातें निकलती हैं, आपको उसमें कोहेरेंसी नहीं दिखती कि वो बोल क्या रहे हैं। ये जैसे मैं बताता हूँ, जब नीतीश कुमार छोड़ के गए तो तेजस्वी ने जो विधानसभा में भाषण दिया, वो एक अच्छा इमोशनल भाषण था कि अरे आप कहाँ छोड़ के चले गए, हमसे तो बात तो कर लेते। लोगों में कनेक्ट है, तो लोगों में कनेक्ट करने की उनको एक थोड़ी सी विधा आई थिंक लालू प्रसाद दे गए, लेकिन भारत की जनता माफ कर देती है। लालू प्रसाद चारा घोटाले में हेल्थ रीजन से आउट हैं, पीपल आर फाइन विद इट, लोग ठीक है, हाँ ठीक है। मैं तो घूमी तो मैंने ये चीज देखा, लोगों को ऐसा रोष नहीं कि घोटाले में गए थे तो अब ये करप्ट आदमी है, तो लोग उस करप्शन को पचा गए। तो ये भारत की उदार जनता है, उस उदारता का फायदा ले रहे हैं लोग। तो हमने मोटा मोटी जब बोला मैंने कि जैसे 3 जगहों से बहुत ज्यादा इस चुनाव में बात हो रही थी, और बाकी आपको चुनाव कैसा लगा? देखिए अभी उत्तर प्रदेश रह गया हमारा। हाँ, उत्तर प्रदेश इसलिए इंपॉर्टेंट है, उसमें सीटें बहुत सारी हैं, 80 सीटें, मतलब पूरा चुनाव आगे पीछे कर दे कोई। यूपी और बिहार मिलके संभाल लेते हैं चुनाव, यूपी और बिहार मिलके आपके पास 120 सीटें है ना। तो उत्तर प्रदेश जब
14 में जीते, 19 में जीते, तो 14 में 71 सीटें भाजपा की और 2 अपना दल की, मतलब 73। और पिछली बार 62 और 2 64। तो 64 सीट का एक ब्लॉक मिल जाता है जब आपको, अर्चना जी, या 72 सीट का ब्लॉक मिल जाता है तो आप ऐसे ही बहुत ऊपर चले जाते हैं। पिछली बार से इस बार में फर्क क्या है, मतलब 19 में सपा बसपा साथ में लड़े तो 10 सीट बसपा को आई, 5 सीट पे अटक गए अखिलेश यादव, और 5 सीट वही जो परिवार की 5 सीट उनको 14 में मिली थी, वो उनको परिवार की सीट, इस बार भी वही परिवार की सीट है। लोग कहते हैं यादव पार्टी नहीं है, वो अखिलेश यादव के परिवार की यादव पार्टी है। उसमें कौन लड़ा है? अखिलेश यादव, डिंपल यादव, अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, मतलब 5 परिवार के लोग, 5 परिवार के। और उससे नुकसान भी क्या होता है, अब शिवपाल यादव अपने बेटे को जिताने के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी में फिक्स हो गए, रामगोपाल यादव अपने बेटे को जिताने फिक्स हो गए, डिंपल यादव ज्यादा बाहर नहीं जा पा रही है मैनपुरी से, अखिलेश खुद भी, उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो गई, उनके परिवार की सीटें तो जीत जाए, है ना। हाँ। तो पिछली बार देखिए जब वोट ट्रांसफर हुआ तो सपा ने तो अपना वोट ट्रांसफर करवा ले गई और बसपा को 10 सीटें आ गई, लेकिन बसपा का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। जब वो साथ में कैंपेन कर रहे थे, जब वो साथ में स्टेज शेयर करा, उनके लोग, उनके नेताओं ने साथ में स्टेज शेयर करा, तब भी बसपा का वोट सपा को, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बसपा का वोट सपा को ट्रांसफर नहीं हुआ। इस बार बसपा अपने आप ही पार्टी श्रिंक कर रही है, ठीक है। जब बसपा श्रिंक कर रही है, वो 20% वोट शेयर की पार्टी थी, वो मान लिया 8-9% की हो रही है पार्टी, जैसा लग रहा है अनुमान। वो जो 11% वोट शेयर है वो किसके पास जा रहा है? वो सपा के पास तब नहीं गया जब मैं साथ में खड़ा था सपा के, तो अब वो क्यों जाएगा? तो वो बस सपा को जा रहा है, वो भाजपा को जा रहा है, भाजपा को जा रहा है। जो सपा वोट शेड कर रही है, जो बसपा का वोट छंट रहा है, वो सीधे भाजपा को जा रहा है। उसके ऊपर से भाजपा के बाद आरएलडी है, भाजपा के बाद अपना दल तो है ही, भाजपा के बाद निषाद है, और भाजपा के बाद राजभर है। ये कई सीटों पर प्रभाव डालेंगे। तो मेरे हिसाब से जो भाजपा का जो कॉम्बिनेशन है वो फॉर्मिडेबल इस समय, और भाजपा के पास ब्रांड मोदी या ब्रांड योगी एक साथ इतने जो फायर बनते हैं वो केवल उत्तर प्रदेश में बनते हैं। जो हम कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार बार बार बोलते हैं जी, वो सबसे मुखर रूप से जो उभरती है वो उत्तर प्रदेश में बढ़ती है। तो मैं थोड़ा एग्जिट पोल के अंदर जाऊंगा। एग्जिट पोल ने मोटा 68 से 70 सीट दी, मुझे लगता है ये सीटें 74 से 75 आ रही हैं, और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा और अखिलेश यादव कन्नौज हार जाते हैं और डिंपल यादव मैनपुरी हार जाती हैं। अगर अच्छा, आपने अभी जो बीएसपी वोट ट्रांसफर वाली जो बात आपने कही, तो अब इसमें सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि जो इनकी तनातनी रही जब शिवपाल यादव के समय का, वो एक मायावती, वो एक बात है, वो मतलब वो पूरा, आप नेता के स्तर पे कह रही हैं, मैं लोगों के स्तर पे, मैं लोगों के स्तर पे, जो लोगों के बीच में जो प्रताड़ना हुई, उसको अगर आप अच्छे से समझाएं कि बीएसपी का वोट ट्रांसफर क्यों नहीं सपा को हुआ, और इस बार बीएसपी का जो वोट है वो बीजेपी को क्यों ट्रांसफर होगा, देखिए विस्तार से। देखिए सपा बसपा ने ऑलमोस्ट ऑल्टरनेटिव सरकारें चलाई है ना। मायावती आ रही हैं, मुलायम आ रहे हैं, मायावती आ रही हैं, और मुलायम नहीं बन रहे तो अखिलेश आ रहा है, ऑल्टरनेटिव। और ये बिल्कुल एक दूसरे के खून के प्यासे थे। आपको गेस्ट हाउस कैंड याद होगा, बिल्कुल कपड़े फाड़ दिए थे एक महिला के, और भाजपा के एक व्यक्ति ने बचाया उनको, बिल्कुल ले गए उनको अलग, नहीं तो उनका मतलब ऐसा लोग कहते हैं उनका कत्ल तक हो सकता था वहां जी, बिल्कुल। तो गेस्ट आउट कांड से, क्योंकि वो अपना सपोर्ट वापस लेके सरकार हटाने वाली थी उनकी, सपा की सरकार, तो वहां से वैमनस्य चला रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जो जमीन पे जो यादव और दलित की इक्वेशन सपा बसपा ने क्रिएट कर दी, वो बिल्कुल एनिमोसिटी की कर दी कि अगर अखिलेश की सरकार आएगी तो दलितों पर अत्याचार शुरू हो जाएगा और उनके केस नहीं लिखे जाएंगे, जैसी बसपा की सरकार आएगी तो उल्टा होगा। तो ये दोनों जो कम्युनिटी हैं, इन दोनों पार्टियों ने बिल्कुल आगे लाके खड़ी कर दी। तो आप कितना भी टाइप कर लीजिए, इनका वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, क्योंकि उसने सच में जमीन पे उससे शोषण देखा है, यादवों से शोषण देखा है दलितों ने, और खासकर जाटवों ने। तो वो वोट ट्रांसफर नहीं देगा भाई, उसका दबेगा ही नहीं बटन। जिसने आपके घर बर्बाद को, आपकी बहन बेटी को परेशान किया है, आपका घर बार छीना है, आपके अनाज छीने हैं, आपको बस बढ़िया से प्रताड़ना करिए, उस पर आपका वोट नहीं दबेगा। और जब आपका वोट निकल के जाएगा, क्योंकि वो बसपा से ऐसा नहीं, उसको मायावती से कोई दिक्कत, उसको लग रहा है कुछ हो ही नहीं, वोट देके वेस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं, उनकी कोई श्रद्धा कम हो गई, बसपा में अभी भी श्रद्धा है। अरे मैंने देखा, मैं खतरनाक श्रद्धा है। मैं एक आदमी से मिली, अगर कोई वोट बैंक का दम भर सकता है आज कि ये वोट बैंक मेरे पास है, वो केवल मायावती। मैंने बोला क्यों वोट कर रहे हो बीएसपी को, मायावती जी तो पूरे चुनाव में, बोला जी हम दीदी को कभी नहीं छोड़ सकते, बहन जी को हमारा सपोर्ट, वो जीते हारे मैं उनको, मतलब मैं आपको इसे कहते हैं कमिटेड वोट बैंक। बिल्कुल दूर दराज गांव का एक व्यक्ति, इससे तो हर पार्टी को ईर्ष्या होगी कि इतना कमिटेड वोट बैंक, इतना कमिटेड वोट बैंक है। लेकिन वो वोट बैंक जब आता है ना, जब उसे लगता है कि भाई बहन जी तो रैली भी नहीं कर रही हैं, उनके तो कैंडिडेट भी ठीक से नहीं खड़े हैं, उसको तो प्रचार भी नहीं हो रहा है, उनकी तो रैली भी नहीं हो रही है, इससे तो वोट डाल के वेस्ट होगा, तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन
ऑप्शन क्या है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इतनी स्कीमें दी हैं। और जो दलित समाज सबसे वंचित समाज होता है, उसके पास ही घर नहीं होता है, उसके पास ही टॉयलेट नहीं होती है, उसके पास नल नहीं होता है, उसके पास गैस स्टोव नहीं होती है, उसके पास राशन नहीं होता है। तो नरेंद्र मोदी की जो 5 बड़ी स्कीमें जो बिल्कुल महिला के आसपास है, ये सारी स्कीम कहाँ है? घर, टॉयलेट, पानी, राशन, गैस स्टोव, ये बिल्कुल महिला के आसपास है। तो जब महिला का सशक्तिकरण होता है और वो निर्धारित करती है कि घर में, परिवार में वोट कहाँ पड़ेगा। आज से 20 साल पहले उल्टा होता था, परिवार का मुखिया जो मेल डिसाइड करता था यहाँ वोट डलेगा। आप ये बोलते हैं गुंडन को वोट ना डले। गुंडन से मतलब पता है, गुंडन का मतलब, अगर आप उत्तर प्रदेश में गुंडन को वोट ना डालें तो मतलब है कि सपा को वोट नहीं जाएगा। क्योंकि हम तो यहाँ कहते भी, अजीत सिंह कहते थे यहाँ पे कि जिस गाड़ी में लगाओ सपा का झंडा, मतलब उसमें बैठा है गुंडा। तो वो स्टैब्लिश है, गुंडों की पार्टी मतलब आप कुछ भी कह लें, अखिलेश यादव कुछ भी कह लें, लेकिन लोगों के मन में बसा है गुंडों की पार्टी मतलब। और जब सपा की रैली होती है ना, कई बार आपको ये बड़ा सुनने में मजा आएगा, सपा की रैली के बाद भाजपा को फायदा होता है। क्योंकि जैसे ही सपा की रैली खत्म होती है उसमें इतनी अफरा तफरी मचती है, उसमें बाइकों से घर घर करके निकलते हैं लोग और एक नारा लगाते हैं, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। गाना भी इस पर आया था। ये गाते हुए चलेंगे। इससे क्या लगेगा? जिस महिला ने प्रताड़ना सही है सपा के, वो क्या उछलेगा, वो इनका दबदबा फिर से आ रहा है, इसको वोट नहीं दे रहा। वो बोलेगी कुछ नहीं, वो आपके माइक पे भी नहीं आएगी, वो ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल वाले में है। तभी मैं इसको बोलता हूँ साइलेंट लहर जो है ना, क्योंकि ये तो अपने घर में बैठी है ना, इसको तो बत्ती मिल रही है, इसका तो परिवार बहुत अच्छा कर दिया ना आपने, इसके बच्चे पढ़ रहे हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं हो रही, इसके यहाँ लाइट आ रही है, गैस है, उसको पानी भरने नहीं जाना पड़ रहा, लकड़ी नहीं, वो चुपचाप जाती है मोदी को वोट दे के आती है, योगी को वोट, जबकि वो स्लेबल बन गया मोदी जोगी। कोई मोदी का नाम अकेले लेता, योगी का नाम अकेले लेता, अरे मोदी जोगी ने घर दे दिया, मोदी जोगी ने लल्ला राम मंदिर का मंदिर दे दिया, मोदी जोगी ने गैस दे दी। वो मोदी जोगी जो पावर है ना, ब्रांड इक्विटी है, वो सॉलिड है, ये वोट खींच के ले आती है। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने और योगी आदित्यनाथ ने रैलियां करी उत्तर प्रदेश में, ताबड़तोड़ रैलियां करी, बहुत ज्यादा, 19 से ज्यादा रैली थी शायद, रैली और उसके बाद रोड शो, और छोटी समाएं, मतलब मैं अचरज था। ये तो आपको देना पड़ेगा भाजपा की मेहनत को। मैं गोरखपुर में, देवरिया में, कुशीनगर में, काशी में घूमा जब मैं, तो देखा विधायक, मंत्री वो कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं मोहल्लों में, जिसमें उनके पीछे 100 लोग, 50 लोग हैं, और पर्चे बांट रहे हैं कि कल वोट जरूर डालें, कल वोट जरूर डालें, भाजपा को वोट दे। ऐसे 100 के लोग, ये मैंने सारण में देखा, गलियों में उनके विधायक हैं, जो विधायक जिनके चुनाव हो चुके हैं, जैसे वेस्ट के चुनाव हो चुके हैं, तो वहां पहुंच गए। क्योंकि विधायक का देखिए अपना कद होता है, उसके चेहरे की पहचान होती है, आदमी को पसंद आता है वो। तो मेहनत पे तो ये लोग पार नहीं पा सकते भाजपा की। तो इसलिए मेरे ख्याल से मैं अभी भी मानूंगा कि भाजपा को उत्तर प्रदेश में 72 से ज़्यादा सीट आ रही है, और वो 75 भी टच कर जाए तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। तो मतलब जो बड़े बड़े एनालिस्ट ये बात बोल रहे हैं कि बीएसपी की जो 10 सीटें हैं वो सपा को ट्रांसफर होगी, तो ये ऐसा होते हुए संभव आपको नहीं लग रहा है? क्योंकि मुझे कोई समीकरण नहीं दिख रही है। भाजपा ने वोट शेयर 50% ले आ चुकी है अधिकतर सीटों पे। इसका वोट शेयर अखिलेश का जो सबसे ज्यादा आया वो 22 में आया 36%। उसमें आप 4-5% कांग्रेस का वोट शेयर मान लीजिए, वो तो 40 से ऊपर जिंदगी में नहीं पहुंचा। तो अब ऐसा क्या हो गया कि उसके ऊपर पहुंच जाएगा? उसने ऐसा, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या बुरा कर दिया और उसने ऐसा क्या अच्छा कर दिया? तो ऐसी कोई क्वेश्चन ही नहीं लग रही कि वो वोट वहां से छट के यहाँ पे आ जाएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से भाजपा अपना वोट शेयर और गेन करेगी उत्तर प्रदेश में। और भाजपा के पास जो समीकरण में बताया आपको, आरएलडी है, उसके पास राजभर है, उसके पास निषाद है, उसके पास अपना दल है, उसके पास ये, और सीटों का चयन अच्छा किया है भाजपा ने, उससे वोट शेयर और बढ़ेगा। इसलिए मैं अभी भी कायम हूँ, और कल देखेंगे कि भाजपा की सीट 72 से ऊपर आ रही है, एनडीए की सीट 72 से ऊपर आ रही है, जो मुझे एग्जिट पोल में नहीं दिखा। एग्जिट पोल में मैक्सिमम 68-70 के आसपास दिखाई। इतना मैं 2-3 सीट और दे रहा हूँ भाजपा को। कुछ ऐसे पत्रकार भी थे जो कह रहे थे 50-55 यूपी के अंदर चांस मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना वोट शेयर ही नहीं है, और एकदम से 10-15% वोट शेयर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जो कुछ करा हो ऐसा अखिलेश ने। अच्छा, 2 साल ये थोड़ा सा मैं आपको, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि अखिलेश जी का एक ट्वीट जिन्होंने कहा कि जो ये एग्जिट पोल है वो ईवीएम का आधार नहीं, डीएम का आधार है। तो ये सब किस चीज़ की तैयारी आपको लग रही है शांतनु? देखिए, एग्जिट पोल पे कल बहुत सारी चर्चा हुई, और मेरे ख्याल से कांग्रेस ने अपने प्रवक्ता भी नहीं भेजे, या फिर एंड में भेजे, और कहा कि ये तो फैंटेसी पोल है, तो कांग्रेस का मोदी मीडिया पोल है। देखिए, ओपिनियन पोल से तो अर्चना जी माहौल बना सकते हैं आप, लेकिन एग्जिट पोल से आप क्या माहौल बनाएंगे? चुनाव पड़ चुका है, स्ट्रांग रूम में ईवीएम है, सिक्योरिटी के अंदर में, अब क्या माहौल बना लेंगे? कोई माहौल नहीं बना सकते आप, है ना। और एग्जिट पोल गलत करके तो पोलस्टर और चैनल अपनी खुद फजीयत करेगा, क्योंकि दो दिन बाद तो चुनाव आने वाले हैं, उसकी खुद की टीआरपी खत्म होगी, लोग उस पर थू करेंगे। तो इतने बड़े बड़े चैनल, है ना, वो क्यों फजीयत करेंगे और हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके क्यों गलत एग्जिट पोल? वो उसमें स्टैटिस्टिकल एरर हो सकती है, वो अलग बात है,
वो स्टैटिस्टिकल एरर हो सकती है उसमें, लेकिन कोई जानबूझ के भाजपा के लिए माहौल बनाएगा, मोदी के लिए माहौल बनाएगा एग्जिट पोल में, केवल उससे लाभ सटोरियों को हो सकता है, तो सटोरियों के लिए चैनल तो नहीं बिक जाएंगे, है ना। तो पहली बात। दूसरी बात जो मुझे लगता है, देखिए हर चैनल ने या हर पोलस्टर ने कल अपना लॉजिक दिया कि मेरा इतना सैंपल साइज है, मेरी ये सैम्पलिंग टेक्निक है, मैंने ऐसे रैंडमाइजेशन किया है, मैंने इस जिले से ऐसे इतनी बड़ी टीम से सैंपल कलेक्ट करा है। राहुल गांधी से पूछा गया भाई आपकी क्या टेक्निक है, तो उन्होंने कहा 295 सीट आएंगी, सिद्धू मूसेवाले का गाना सुन लो। अभी ये टेक्निक है कोई? सिद्धू मूसेवाला का 295A जो IPC की धारा है, जो ईश निंदा ब्लास्फेमी पे, उन पे गाने हैं, उनके बड़े सारे अनार्किस्ट गाने हैं, एंटी गवर्नमेंट एंटी एस्टैब्लिशमेंट गाने हैं, उनके बड़े सारे प्रो खालिस्तानी गाने हैं। वो गाने सुन के, पहले तो वो गाने सुन क्यों रहे हैं, मुझे तो इस पे बड़ा दुख, दर्द और हल्का सा भय भी है कि राहुल गांधी, जो मैं आज भी उनको बड़ा नेता मानता हूँ, भले वो खुद की सीटें हार जाते हैं लेकिन फिर भी चेहरा तो बड़ा है वो सिद्धू मूसेवाला एक प्रो खालिस्तानी सिंगर के गाने सुनते क्यों हैं? उनकी पार्टी का लीडर था वो। उनकी पार्टी का लीडर है आज भी भाई। मैनिफेस्टो में फोटो उन्हीं का छपा है अभी भी। हाँ। जो मैनिफेस्टो है उसमें खड़गे जी के साथ उसी का। पंजाब में गए तो माल्यार्पण किया उन्होंने, तो वही है। तो सिद्धू मूसेवाले तो गाने क्यों नहीं सुनेंगे, क्या बुराई उनका? फिर भी मतलब वो गाने प्रो खालिस्तानी गाने हैं। वो क्या खालिस्तान के साथ खड़े हैं? वो खालिस्तानी थॉट के साथ खड़े हैं क्या? ये बड़ा, और कोई लॉजिक नहीं दिया उन्होंने। कहा सिद्धू मूसेवाला में 295 है इसलिए मेरी 295 सीट आई। राहुल गांधी जी के अंदर वो एक अलग सा एरोगेंस भी, एरोगेंस है। अखिलेश जी की बातों में व्यंग नजर आता है। वो हर चीज व्यंग से मजाक से समझ में नहीं आता लगते। है। हाँ। तेजस्वी का लगता है ठीक है, ये अपनी बातों को गंभीरता से रखने के लिए जाने जाते हैं। राहुल गांधी में ये एरोगेंस किस चीज का, और मतलब ये खुजलाहट ये इसलिए है, एक तो उन्होंने माना हुआ है, सोचा कि मैं तो राजा हूँ, राजा पैदा हुआ हूँ, है ना। अगर मैं कंपैरिजन करूँ, नरेंद्र मोदी एक 10x10 के कमरे में पैदा हुए, सुबह स्कूल जाते थे, शाम को चाय बेचते थे। ये महलों में पले बड़े हुए, विदेशी यूनिवर्सिटियों में पढ़े बले, और SPG के प्रोटेक्शन में पले। तो इनको लगता था कि ये तो मेरा जन्म से अधिकार है। नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी आएंगी, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी आएंगे, उनके बाद सोनिया आएंगी, उनके बाद मैं आऊंगा, मेरी बहन आएगी, मेरी बहन के बच्चे आएंगे। वो वोटर हो चुके हैं, आपको पता होगा। हाँ। उधर टीवी में खूब उनको दिखाया गया, उधर अखिलेश की बेटी को खूब दिखाया गया, चैनलों में खूब दिखाया, पूरा प्रचार किया। तो अब लोगों को पता, वो बेसिकली वो सिग्नल भी है। वो अगर वो सपा में भी सिग्नल, भाई कोई अपने आप को ज्यादा उछल रहा हो, कोई प्रवक्ता टीवी में आके लग रहा हो कि मैं समाजवादी पार्टी से, ऐसा नहीं है। अब अदिति आ चुकी हैं, अब प्रियंका गांधी के बच्चे आ चुके हैं। आपको लगे कि यार राहुल गांधी की तो दाढ़ी सफेद हो रही है, अगर उनकी तबीयत खराब हो गई या वो शिथिल हो गए तो क्या होगा? नहीं, प्रियंका के बच्चे आ चुके हैं। तो उनको लगता है कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और कोई भी उसमें लगता है कहानी कर रहा है। उसमें कहानी कौन कर रहा है? उसमें नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कि भाई 10 साल से आपको सत्ता से बेदखल कर दिया, आपको लीडर ऑफ अपोजिशन मतलब 10% सीट भी नहीं आ पा रही है, आपको करीब 54 सीट भी नहीं आ पा रही है। तो वो जो जन्मसिद्ध अधिकार उनसे छीन लिया गया, उससे वो मेरे ख्याल से घबराहट है, झुंझलाहट है, लेकिन एरोगेंस अभी बना हुआ कि मैं तो एरोगेंस अभी बना हुआ है कि मैं तो पैदा ही सत्ता पाने के लिए हुआ हूँ, सत्ता के शीर्ष पे बैठने के लिए हुआ हूँ। अभी हम बात करेंगे, चूंकि कितने मिनट का वीडियो हो गया, ज्यादा मैं इसको लंबा नहीं करूंगी, बिल्कुल ठीक है, छोटे, क्योंकि दर्शक जो है वो पूरे अच्छे तरीके से वो, हाँ बस अब थोड़ा सा रखेंगे इसको। दो मैं सवाल आपसे सिर्फ पूछूंगी, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने भी सट्टा बाजार पे बात किया है। कहा है कि ये जो सिर्फ एग्जिट पोल्स जो हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सट्टा बाजार में जो मार्केट गिर गया था उसको उठाने के लिए किया गया है। तो थोड़ा सा मुझे सट्टा बाजार के बारे में, इलेक्शन का क्या उससे संबंध होता है, कैसे क्या, वो थोड़ा सा अगर आप मुझे बताएं। देखिए, दो चीज़ों पे पता नहीं अखिलेश यादव की बात कोहेरेंट जैसे होता नहीं होती, उनकी बात समझना मुश्किल होता है। जब उन्होंने कहा ईवीएम नहीं डिसाइड कर, ये ईवीएम बेस्ड नहीं है एग्जिट पोल, डीएम बेस्ड है। डीएम कैसे एग्जिट पोल देगा पता नहीं। और बहुत जगह तो सरकारें भी भाजपा की नहीं है, तो वहाँ भाजपा कैसे डीएम को कंट्रोल करेगी? शायद वो कहना चाह रहे हैं कि ईवीएम रिग्ड है, और उन्होंने बड़ा लंबा सा ट्वीट भी लिखा है, बहुत लंबा सा। वो लंबा सा ट्वीट एक तरह से क्रोनोलॉजी है, वो तैयार कर रहे हैं कि जब मैं हार जाऊंगा, जो उनको पता है। देखिए, नेता बाहर कितना भी बोल ले, अंदर तो पता है ना उसको तो पता है क्या पढ़ने वाला, उसका भी इतना तो तंत्र है क्या पढ़ने वाला है, तो उसे पता है मैं हारने वाला हूँ। तो कुछ तो लॉलीपॉप अपने कार्यकर्ताओं को देनी पड़ेगी। ये तो कह नहीं रहोगे भैया बेवकूफ है, हो जाए बेवकूफ है, ये तो कह नहीं पाएंगे, तो कहना पड़ेगा देखो ईवीएम रिग कर दिया, डीएम ने चुनाव जितवा दिया। मैंने आपको बताया कितने रिगरसली चुनाव होता है, जब ये प्रक्रिया भी लोगों के काम आएगी। जैसे ही ईवीएम खुलता है सुबह सुबह पोलिंग दिन, सबको एक डेमो पोल करके दिखाया जाता है। उसमें सबके एजेंट होते हैं, सपा का भी होता है, भाजपा का भी होता है, कांग्रेस का भी होता है, जो भी सीटें लड़ रहे होते हैं सबका एजेंट अलाउड होता है। वो उसको दिखाया जाता है कि ईवीएम चल रही है, उन सबके सिग्नेचर होते हैं, तभी चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ती है। यानी सबने साइन कर दिए, वो एग्री कर गए, ठीक है, चुनाव हो गया, सारी ईवीएम सील करी जाती है, उस सील को सबके सामने किया जाता है, सबके साइन लिए जाते हैं, फिर पोलिंग एजेंट्स के, हर पार्टी के पोलिंग एजेंट के, उसको स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है, मतलब एक रूम में रखा जाता है, वहाँ पे सील किया जाता है सबके सामने, फिर साइन लिए जाते हैं, सबसे कहा जाता है कि आप अपना आदमी बिठा सकते हैं यहाँ पे,
भाई कोई अंदर जाए, इस सीट को तोड़ दे, सब अपने आदमी बिठाते हैं, है ना। अभी देखिए झूठ कैसा बोलते हैं, हाँ। बाहर जाके कैसा झूठ बोलते हैं ये, हाँ। इनको बताइए कहाँ पे आपने नहीं बिठाया अपना आदमी, नहीं बिठाया तो बिठाइए, है ना, या तो आलसी आप। फिर जब वो बाहर निकाली जाती है फिर सील तोड़ी जाती है, सबके सामने तोड़ी जाती है। हर राउंड के बाद सीट डिक्लेयर करी जाती है, सॉफ्टवेयर में पोलिंग जो रिटर्निंग ऑफिसर वो एंटर करता है, जैसी सॉफ्टवेयर में एंटर होती है ECI की वेबसाइट में आ जाती है, वो सॉफ्टवेयर ऑनलाइन होता है और एक बोर्ड पे भी लिखी जाती है बड़े से, जिससे सबको दिखता रहे, बड़ा दिखता रहे, चार्ट पेपर पे बोर्ड पे लिखी जाती है और एजेंट्स लिख लिख के बाहर पर्ची देते हैं, जिससे हमको रुझान आने लगते हैं, जो चैनल कहते हैं ना रुझान आने लगे, रुझान क्योंकि सबको वो चैनल मतलब ये पर्चियां बाहर जाती रहती है, तो एक एक सीट सबको पता होती है, सॉरी एक कह रहा हूँ, एक एक बूथ सबको पता होता है क्या क्या हो रहा है। और उसके बाद जब रिजल्ट आता है उस पर साइन कराए जाते हैं सबके, और फिर कहते हैं कि रिग कर लिया। आप EVM के प्रोसेस में कुछ रिग कर ही नहीं सकते, वो इतना ट्रांसपेरेंट है कि उसको तो अवार्ड मिलना चाहिए। तो ये इसको बोलेंगे EVM ने DM ने कर दिया। ये उस समय में होता था जब बैलेट काउंट होते थे। चंडीगढ़ वाला चुनाव अगर आप लोगों, क्योंकि बैलेट में कह सकते हैं, आप कहते हैं इनवैलिड है बैलेट। हाँ, यहाँ तो देखिए, या तो बटन दबेगा या नहीं दबेगा, है ना, और दबेगा तो जिस पार्टी पे दबेगा, और दबेगा तो वहाँ पे वीवीपैट भी निकल के आ जाएगा, वीवीपैट में आपको सिंबल दिख जाएगा, इसमें तो कुछ गलती की गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, उसमें कह सकते हैं आपने टिक नहीं लगाया, आपने डब्बा नहीं लगाया, आपकी चिड़िया छोटी बिठाई, आपने गोला मारना था, आपने काटा क्यों नहीं, जो भी विधा होगी, तो उसको इनवैलिड। तो अभी ये बैलेट पे आना चाहते भी हैं लोग, क्योंकि बैलेट की तो राजनीति बहुत सारी की ना, बैलेट को बुलेट से ये लोग कंट्रोल कर लेते थे। जो मुख्तार अंसारी और अतीक को पालते क्यों थे ये लोग, कि भाई ये पैसे भी उगा के देगा हमको, और इधर वाले मुन्ना बजरंगी और धनंजय सिंह को भी पालते थे, सब लोग पालते, हर जगह सब लोग पालते थे, जिससे ये कैप्चर कर पाए। तो ये जो EVM के लिए माहौल बनाया जा रहा है, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से भारतीय लोकतंत्र पे छीटाकशी करने के लिए अखिलेश जैसे बड़े नेता जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, जिनके पिताजी रक्षा मंत्री रह चुके हैं, उनको भाजपा की सरकार ने भी पद्मा अवार्ड से नवाजा, उनको ये छिचोरा खेल नहीं खेलना चाहिए कि मैं हार जाऊंगा तो मैं EVM चिल्ला लूँगा। मैंने कल सपा के प्रवक्ता से पूछा कि आप मैनपुरी जीत रहे हैं क्या, आप कन्नौज जीत रहे हो, बिल्कुल जीत रहे हैं। मैंने कहा DM से जीत रहे हैं, EVM से जीत रहे हैं। तो फंस गए, तो कह रहे नहीं EVM हूँ। मैंने कहा EVM तो गलत है, वो तो रिग्ड है, तो आप कैसे जीतेंगे, नहीं हाँ नहीं। तो ये लोग ये केवल अपने कार्यकर्ताओं को एक शगुफा, एक लॉलीपॉप देने के लिए कि भाई हम क्या बोले, हम कुछ तो बोले, ये तो कह रहे कि मैंने कैंपेन नहीं करा, मैं आलसी आदमी हूँ, मैं क्या करूँ, भाजपा ने काम किया है, राम मंदिर भी दिया है और राशन भी दिया, ये तो नहीं बोल पाएंगे। तो उनको कुछ लॉलीपॉप देनी है, अपनी राजनीति कायम रखनी है, उसके लिए झूठ बोल के वो निकल जाएंगे। झूठ बोल के। बस आखिरी सवाल पूछूंगी, फिर उसके बाद हम इस इंटरव्यू का समापन करेंगे। आपने अपने ट्विटर हैंडल पर, X पर, आपने एक ग्राफ पोस्ट किया जी, मैं आपको दिखा दूँ ग्राफ। हाँ जी, आपको याद भी होगा, आपने पोस्ट किया। हाँ जी, ठीक है। उसमें आपने दिखाया है कि कैसे 1955 से शायद आपने दिखाया है, या एक सेकेंड शांतनु जी, मैंने उसे 1951 मतलब जो पहला चुनाव जो 51 कुछ लोगों ने मुझसे कहा भी कि तब तो भाजपा थी भी नहीं, मैंने कहा तो मैंने भारतीय जनसंघ को दिखाया। भारतीय जनसंघ आपने लिखा है कि भारतीय जनसंघ, आपने ये जो ग्राफ दिखाया है, थोड़ा सा इसको आप इस ग्राफ को ऐसे दिखा के आप इसको जूम कर लो थोड़ा सा, और मैं इसको उसमें भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। मैं इस ग्राफ इसमें जो अगर ये दिख पा रहा है, जो ऑरेंज पट्टी है ये भाजपा, और 1980 से पहले भारतीय जनसंघ, है ना, वो तो भाजपा का पुराना रूप था वो, और उसके बाद वो कैसे बढ़ रहा है, इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग था। इसलिए मैंने इसको जब किसी को प्लॉट करो ना, तो एकदम से आपको ट्रेंड दिखने लगता है, 2-3 ट्रेंड दिखते हैं मुझे। देखिए जो सबसे ऊंची पीक जाती है वो 414 की जाती है जी, 414 की जाती है 1984 में, 84 के समय, यानी कि आज तक कोई 400 पार नहीं कर पाया है, सिंगल पार्टी को 400 पार नहीं कर पाई है। ये सिंगल पार्टी है दोनों, ये कांग्रेस का ग्राफ है और बीजेपी का ग्राफ है, NDA UPA किसी गठबंधन का नहीं है। ठीक है। वो कब गई, जब सिंपैथी मिली, भारी सिंपैथी मिली इंदिरा गांधी के निधन के बाद। उसके बाद से बड़ी ध्यान से देखिए, उसके बाद से देखिए आप डीप डाउन देख रहे हैं हरी वाली लाइन का, 89। जब से राजीव गांधी ने सरकार संभाली तब से कांग्रेस का कंटिन्यूअस पतन है। ये लोग ध्यान नहीं देते हैं कि भाई तब से उसके बाद वो कभी पूर्ण बहुमत में आ ही नहीं पाए। राजीव गांधी थे कौन, एक पायलट थे, उन्होंने तो समय भी कम बिताया इंदिरा गांधी के बाद, उनको क्या पता था। उनके जो एक तरह से नेचुरल वारिस थे वो तो वरुण गांधी के पिताजी थे, संजय गांधी थे। तो उन्होंने तो राजनीति कभी देखी भी नहीं, वो पायलट आए, थोड़ी हाँ हू करी उन्होंने, सोनिया गांधी जी से उनका इश्क हुआ, उनको लेके आ गए और वो सरकार चलाने लगे। तो उसके बाद जो पतन आया, और उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा पतन आया वो कब आया, जब राहुल गांधी हेल्म ऑफ अफेयर पे आ गए। तो यानी कि राजीव गांधी और राहुल गांधी, मतलब मैं पनौती शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, मतलब वो सबसे बड़े गड्ढा बोलते हैं हम लोग ना, जैसे टीम में गड्ढा होता है, जो सारे मैच हरवा देता है, हाँ। वो सबसे बड़ा पतन करवा रहे हैं कांग्रेस का, दोनों ही। जब राजीव गांधी बनते हैं उसके बाद से ग्राफ नीचे आता है, 200 180 पे आ जाता है, 150 पे आता है, और जब राहुल गांधी हेल्म ऑफ अफेयर्स पे आते हैं
शायद वो अध्यक्ष हो ना हो, लेकिन फेस वही है पार्टी फेस वही है, सही का, तब से 40-50 की पार्टी बन जाती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब भाजपा एक बार 100 के ऊपर आ गई 1991 में, उसके बाद से 100 से नीचे कभी नहीं गई। हाँ, देखिए 100 एक बेसिक मिनिमम, अगर 100 के बिना तो आप कोalition गवर्नमेंट भी नहीं बना पाएंगे, बिल्कुल सही है ना बात। भाई। आपके छत्र के नीचे क्यों आएगा कोई? ममता बनर्जी बोलेंगे मेरे पास ही तुमसे ज्यादा सीट है, स्टालिन बोलेंगे मेरे पास ही तुमसे ज्यादा सीट है। तो 100 से नीचे भाजपा कभी नहीं गई। और कांग्रेस का राहुल गांधी और राजीव गांधी के बाद जो पतन हुआ, मेरे ख्याल से और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंस निकल सकते हैं, बल्कि मैं कमेंट में चाहूंगा लोग इससे इन्फ्लुएंस निकालें हाँ, इस डेटा के साथ आप क्या क्या देखते हैं। आपको मजा आएगा जो मैथ में नंबर क्रंचिंग करते हैं, हाँ। वैसे क्या क्या ट्रेंड देख रहे हैं आपको कि कब भाजपा गई, कब कांग्रेस बढ़ी, उस समय हुआ क्या था। जिनको इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में तो वो जरूर आप इसको, मुझे भी अच्छा लगा तो इसलिए मैंने इस वीडियो के अंदर जिक्र किया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे शांतनु जी बात करके, और इसलिए मैं ज़्यादा मैंने ये बोर नहीं किया वीडियो की मैं इसमें आंकड़ों पर बात करूँ तो उस पर बात करूँ। कल तो रिजल्ट आ रहा है, हम लोग सब लोग बैठ करके टीवी देखना चालू कर देंगे। 6 बजे से रिजल्ट जो है वो रुझान आने लग जाएंगे, आप लोग भी देखिएगा। और ये वीडियो शाम को राजधर्म पर आएगा, तो इसको देखिएगा। जो भी आपको लगे वो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। धन्यवाद। धन्यवाद।